अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, और उसमें बेटा हमने बायोडाइवर्सिटी का थोड़ा सा कंसेप्ट दिया था और हमने साथ ही डिस्कस किया था नोमेनक्लेचर के बारे में। ठीक है, और लास्ट में हम आए थे इस पे कि देयर इज़ अ नीड ऑफ साइंटिफिक नेमिंग जो हमें ऑर्गेनिजम्स को देनी है, और साइंटिफिक नेम जब हम ऑर्गेनिजम्स को बेटा देते हैं दैट इज़ कॉल्ड बायनोमियल नोमेनक्लेचर। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बायनोमियल नोमेनक्लेचर, और इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री भी पढ़ेंगे और रूल्स भी इसके पढ़ेंगे कि किस तरह से आप किसी ऑर्गेनिज्म को नाम देंगे। समझ में बेटा आ रही है बात? एंड दैट नेम मस्ट बी एक्सेप्टेड थ्रू आउट द वर्ल्ड बाय ऑल द बायोलॉजिस्ट्स। ठीक है, तो सारे बायोलॉजिस्ट जिस नाम को एक्सेप्ट करेंगे, अब किस तरह से वो नाम किसी ऑर्गेनिज्म के लिए फ्रेम करेंगे, व्हाट आर द रूल्स यू मस्ट फॉलो। ठीक है, सो लेट अस डिस्कस। आज का जो इंपॉर्टेंट है बेटा ये टॉपिक, ये इसकी दोनों इंपॉर्टेंसेस है, ये नीट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके 11th के बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। 11th के बोर्ड एग्जाम का पेपर जो है ना, ऑलमोस्ट हर साल वो इसी क्वेश्चन से स्टार्ट होता है, रूल्स ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर। तो सबसे पहले बेटा यहाँ पे हम पढ़ेंगे बायनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है, अच्छा चलिए बायनोमियल नोमेनक्लेचर को बेटा स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं बायनोमियल नोमेनक्लेचर क्या होता है। ठीक है, बायनोमियल नोमेनक्लेचर जो है बेटा, इट इज द सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग डिस्टिंक्ट एंड साइंटिफिक नेम्स। इट इज द सिस्टम of providing distinct and scientific names It is the system of providing distinct and scientific names to organisms। ठीक है बेटा, scientific names to organisms so it is a system of providing distinct and scientific names to organisms। चलिए, it is a system of providing distinct and scientific names to organisms, each consisting of two words, ठीक है बेटा। देखिए, साइंटिफिक नेम या बायनोमियल नोमेनक्लेचर या बायनोमियल नेम हम किसको बोलते हैं? इट इज अ सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग डिस्टिंक्ट मींस कि एक ऑर्गेनिज्म को एक नाम होगा जो पूरे वर्ल्ड में सारे बायोलॉजिस्ट को एक्सेप्ट होगा। ठीक है बेटा, सो इट इज अ यूनिक नेम, वो नाम किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को नहीं होगा, दैट इज कॉल्ड डिस्टिंक्ट। एंड साइंटिफिक नेम्स बेस्ड ऑन द साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। ठीक है ना, टू ऑर्गेनिज्म्स ईच कंसिस्टिंग ऑफ टू वर्ड्स। तो हर बायनोमियल नोमेनक्लेचर में कितने वर्ड्स होंगे? दो वर्ड्स होंगे, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बायनोमियल। नोमियल मींस नेम, बाय मींस टू, सो इट इज अ नेम कंसिस्टिंग ऑफ टू वर्ड्स। ठीक है बेटा, तो बायनोमियल नोमेनक्लेचर में बेटे हमारे पास हर ऑर्गेनिज्म का जो नाम हम देते हैं उसके दो वर्ड्स हमारे पास होते हैं। एक वर्ड को मेरे बेटे बोलते हैं जेनेरिक नेम। क्या बोलते हैं? जेनेरिक नेम, जो पहला वर्ड होता है नाम में। ठीक है ना, और दूसरे वर्ड को मेरे बेटे बोलते हैं स्पेसिफिक नेम। क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक नेम या स्पीशीज नेम। ठीक है बेटा, और ये बेटा दूसरा वर्ड होता है इसमें। ठीक है, तो हर ऑर्गेनिज्म का नाम जो है it contains of two words, one is called a generic name and other is called a specific name. Since the names of organisms consist of two words, that's why it's called binomial nomenclature। ठीक है बेटा, चलिए अब बेटा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसमें। अब देख लीजिए, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बेटा इसकी हिस्ट्री ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हिस्ट्री में 2-3 बार मैंने देखा नीट के पेपर्स में क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, ऑल द टेक्स्ट बुक ने डिटेल में डिस्कस नहीं किया है। ठीक है ना, लेकिन अक्सर बेशतर इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और वो क्वेश्चंस फिर आपको पता नहीं, आप बार बार पढ़ के भी उन क्वेश्चंस को फिर गलत कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने सोचा थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में भी यहीं पे बताएंगे। हिस्ट्री जो है बेटा याद रखें, बायनोमियल नोमेनक्लेचर में कितने वर्ड्स हैं? 2 वर्ड्स। ठीक है बेटा, कितने वर्ड्स हैं? 2 वर्ड्स। 2 वर्ड नेम्स जो है, 2 वर्ड नेम्स, पहला पॉइंट याद रखें हिस्ट्री में, 2 वर्ड नेम्स जो हैं दे वर फर्स्ट यूज्ड बाय केटो। ये पूरी हिस्ट्री हम बताएंगे। तो असल में 2 वर्ड नेम्स जो है बायनोमियल नेम्स, दीज वर फर्स्ट यूज्ड बाय केटो, CATO, कैटो। समझ में बेटा आ रही बात? ठीक, और कब बेटा इसने यूज किया ये 2 वर्ड नेम्स? अबाउट 200 BC। ठीक है ना बेटा,
तो अभी क्रिस्ट के आने में भी 200 साल थे, ठीक है ना। तो तब केटो ने डेवलप किए बेटा 2 वर्ड नेम्स, इसने इस्तेमाल किए ऑर्गेनिज्म्स के लिए 2 वर्ड नेम्स, दैट मींस बाइनोमियल नेम्स, ठीक है बेटा। और इसने ये इस्तेमाल किए बेटा इन हिज वर्क, इसने एक बुक लिखी थी दैट्स कॉल्ड डी री रस्ट्रिया, ठीक है बेटा, ये याद रखें हिस्ट्री में। ये एक बुक लिखी थी, किसने लिखी थी? कैटो ने लिखी थी। क्या किया इस बुक में? 2 वर्ड नेम्स इस्तेमाल किए फॉर ऑर्गेनिज्म्स। लेकिन केटो को हम कोई भी क्रेडिट नहीं देते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के लिए। रीजन क्या है? अगर इसने सबसे पहले इस्तेमाल किया, सबसे पहले इनको इस्तेमाल किया अपनी बुक में और कंसेप्ट दे दिया, हम इसको कोई क्रेडिट क्यों नहीं देते हैं? वाई? बिकॉज दीज नेम्स वर नॉट बेस्ड ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, ठीक है बेटा, तो इसको हम रिजेक्ट कर रहे हैं, ठीक। लेकिन याद रखिए सबसे पहले, अगर ये आ गया कि सबसे पहले किसने इस्तेमाल किया 2 वर्ड नेम्स, सो इट इज द केटो। समझ में बेटा आ रही बात, ठीक। चलिए दूसरा पॉइंट बेटा हिस्ट्री में देख लीजिए। साइंटिफिकली बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो है ये किसने स्टार्ट किया? इट वाज स्टार्ट बाय लीनियस, ठीक है बेटा। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ठीक है ना, एक ऑर्गेनिज्म को दो साइंटिफिक नाम देना, ठीक है ना, जो 2 वर्ड्स का बना हो, दैट्स कॉल्ड बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। इट वाज डेवलप्ड बाय लीनियस। लीनियस के बारे में मशहूर है और ये आपको याद होगा, लीनियस जो है बेटा इसी को हम बोलते हैं फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी। समझ में बेटा आ रही है बात। तो लीनियस ने क्या किया बेटा? इसने सबसे पहले बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम जो है वो डेवलप किया, ठीक है। और ये लीनियस ने बेटा डेवलप किया इन हिज बुक नेम्ड फिलोसोफिया बोटेनिका। लीनियस ने बेटा दे दिए ये इन हिज बुक नेम्ड फिलोसोफिया बोटेनिका, याद रखें फिलोसोफिया बोटेनिका, ये है मेरे बेटे बुक का नाम फिलोसोफिया बोटेनिका, ठीक है। लीनियस की 3 बुक्स हैं। फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो कि कौन से बुक में लीनियस ने क्या बात कही। ये याद रखें, पहली बुक जो मैंने लीनियस की बताई फिलोसोफिया बोटेनिका, इसमें लीनियस ने डेवलप किया बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम। समझ में बेटा आ रही बात। और ये बुक जो है ये पब्लिश हुई थी 1751 में, ये भी याद रखें, डेट भी याद रखें, ठीक है ना, 1751 में। तो सबसे पहले, फिर से मैं बता रहा हूं, लीनियस ने सबसे पहले ऑर्गेनिज्म्स के लिए बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम डेवलप किया अपनी बुक में। उसका नाम क्या है? फिलोसोफिया बोटेनिका इन 1751। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखें, पहली बुक आ गई लीनियस की, ठीक है। चलिए इसके बाद लीनियस ने ही क्या किया? लीनियस ने फिर प्लांट्स के लिए नाम दे दिए, ठीक है बेटा। लीनियस ने फिर प्लांट्स के लिए नाम दे दिए और लीनियस ने ही मेरे बेटे फिर एनिमल्स के लिए भी नाम दे दिए और प्लांट्स के लिए नाम दे दिए, एनिमल्स के लिए नाम दे दिए। ये दोनों ऑर्गेनिज्म जो है प्लांट्स और एनिमल्स, इनको लीनियस ने नाम दे दिए अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम, ठीक है बेटा, अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम, ठीक। तो प्लांट्स के नाम इसने रजिस्टर किए अलग एक बुक में लीनियस ने, और एनिमल्स के नाम रजिस्टर किए इसने अलग एक बुक में लीनियस ने। समझ में बेटा आ रही बात, ठीक। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम जो डेवलप किया, इसके उसूल प्रिंसिपल्स जो है वो सारे लीनियस ने डिस्कस किए कौन से बुक में? फिलोसोफिया बोटेनिका। फिर प्लांट्स के नाम जमा किए, उनको रजिस्टर किया कौन से बुक में बेटा? वो भी मैं बताऊंगा। और एनिमल्स के नाम जो है वो भी एक दूसरी बुक में लीनियस ने डिस्कस किया, वो भी मैं बताऊंगा। अब देख लीजिए, प्लांट्स के लिए बेटा एक बुक लिखी जिसमें प्लांट्स के नाम दे दिए लीनियस ने। दैट बुक इज कॉल्ड स्पीशीज प्लांटेरम, दैट्स कॉल्ड स्पीशीज प्लांटेरम, ठीक है बेटा। ये लीनियस ने बुक लिखी और इसमें सारे प्लांट्स के नाम डिस्कस किए, और वो नाम जो है ना, दे आर वेल्ड अकॉर्डिंग टू द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम। और ये वाली बुक बेटा पब्लिश होगी 1753 में। समझ में बेटा आ रही है बात। ये याद रखिए, अलग अलग चीजें, ठीक। और एनिमल्स के लिए जो लीनियस ने नाम दे दिए, इसने अपनी एक दूसरी बुक लिखी, उस बुक का नाम जो है दैट इज सिस्टमा नेचुरी, सिस्टमा नेचुरी, ठीक है बेटा, सिस्टमा नेचुरी, सिस्टमा नेचुरी, ठीक है बेटा। ये इसमें एनिमल्स के नाम इसने दे दिए, और ये बुक जो है ये पब्लिश हो गई 1758 में, 1758 में। चला याद हो गोबरम्यून, एक एक करके मैं फिर बता रहा हूं। 3 बुक्स आ गई। पहली बुक जो है फिलोसोफिया बोटेनिका, इसमें बेसिक प्रिंसिपल्स बयान किए, और ये कब पब्लिश हो गई? 1751 में, ठीक है। इसमें किसी प्लांट एनिमल का नाम नहीं दिया, प्लांट्स के नाम अलग एक बुक में जमा किए। नाम क्या है उसका? स्पीशीज प्लांटेरम।
और 1753 में ये पब्लिश होगी। एनिमल्स के नाम अलग एक बुक में दे दिए, नाम है बुक का सिस्टमा नेचुरी एंड दिस वाज पब्लिश्ड इन 1758। ठीक है ना, तो पहले प्लांट्स के नाम हमारे पास आ गए, उसके बाद में एनिमल्स के नाम जो हैं वो आ गए वेल नेम्स अकॉर्डिंग टू द बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। ठीक है बेटा, ये तो हो गई लीनियस की बात। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो है इसमें सबसे ज्यादा पार्ट जो है ना, सबसे ज्यादा रोल जो है डेवलप करने में, क्रेडिट गोज टू लीनियस। वो सारा क्रेडिट हम किसको देते हैं? लीनियस को देते हैं। लेकिन लीनियस के बाद जो उसके बाद वाले साइंटिस्ट आ गए, उनको लगा कि लीनियस ने जो रूल्स दे दिए हैं, जिसको हम अभी पढ़ने जा रहे हैं, उन्होंने बताया कि लीनियस ने जो रूल्स दे दिए हैं उनमें कुछ तरमीम करने की जरूरत है, कुछ मॉडिफिकेशन करने की जरूरत है। और लीनियस के बाद भी बाद वाले साइंटिस्ट ने इस पे काम किया और अभी भी काम इस पे जारी है। ठीक, एक साइंटिस्ट का नाम यहां लेना चाहेंगे, ठीक है ना, हिस्ट्री में जो इंपॉर्टेंट है, लीनियस के बगैर भी एक साइंटिस्ट है। ठीक है बेटा, मैं उसका नाम यहां पे लूंगा। ठीक, ये भी बेटा आप याद रखेंगे। इस साइंटिस्ट का नाम है डी कैंडोले, DE कैंडोले, CANDOLLE, डी कैंडोले। ये बेटा साइंटिस्ट है, ठीक है ना। डी कैंडोले ने 1813 में, इन 1813, ठीक है बेटा, डी कैंडोले इन 1813 इसने बेटा एक बुक लिखी और इसमें क्या दे दिए, उस बुक में इसने सारे नाम दे दिए, सॉरी वो रूल्स दे दिए जो लीनियस के बाद हमें जरूरत थे, जिनको अभी हम फॉलो कर रहे हैं। तो एक तो लीनियस ने पहले रूल्स दे दिए और लीनियस के बाद जो रूल्स दे दिए वो डी कैंडोले ने दे दिए इन 1813, और उन रूल्स को भी बेटा हम फॉलो करते हैं। मैं आगे अब रूल्स पढ़ाऊंगा, दोनों के पढ़ाऊंगा, लीनियस के भी पढ़ाऊंगा, और लीनियस के बाद जो साइंटिस्ट आए उन्होंने कौन कौन से नए रूल्स दे दिए, ठीक है ना, उनको भी बेटा हम थोड़ा डिस्कस करेंगे इसी लेक्चर में। ठीक है, तो ये थोड़ी सी मैंने पहले बेटा आपको हिस्ट्री बताई। नाउ वी विल बी डिस्कसिंग द रूल्स ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। चलिए बेटा अब हम डिस्कस करेंगे रूल्स फॉर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है, दिस वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, अक्सर बेशतर आपके बोर्ड एग्जाम का पेपर जो है ना इसी से स्टार्ट होता है। ठीक है, रूल्स फॉर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। इसमें पहले हम देखेंगे दो तरह के रूल्स हैं। एक है यूनिवर्सल रूल्स जो हर जगह फॉलो होते हैं और हर कंडीशन में फॉलो होते हैं, और वो यूनिवर्सल रूल्स जो हम पढ़ेंगे यहाँ पे ये यूजुअली लीनियस ने ही दिए, और उसके बाद अदर रूल्स पढ़ेंगे जो लीनियस के बाद साइंटिस्ट ने दे दिए। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा बेटा एक साइड से हम पढ़ेंगे यूनिवर्सल रूल्स। क्या पढ़ेंगे? यूनिवर्सल रूल्स। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे अदर रूल्स। पहले यूनिवर्सल बेसिक रूल्स देखिए बेटा लीनियस के। ठीक है, पहला रूल जो है, ठीक, पहला रूल क्या है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का, ये आप बेटा याद रखें। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो है, मैंने पहले भी बताया कि ये जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है इट इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, इट कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स। ठीक है बेटा, तो पहला रूल ये कहता है कि फर्स्ट नेम जो है, फर्स्ट नेम, ठीक है बेटा, फर्स्ट नेम ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इज कॉल्ड जेनेरिक नेम, इट इज कॉल्ड जेनेरिक नेम, या इसको जीनस भी मेरे बेटे बोलते हैं। ठीक है, जेनेरिक नेम। और दूसरा जो है बेटा सेकंड, ठीक है बेटा, सेकंड नेम जो है, या यहां पे ही मैं लिखूंगा बेटा सेकंड नेम। ठीक है ना, फर्स्ट नेम ऑफ इसको क्या बोला? जेनेरिक नेम। और सेकंड वर्ड जो है बेटा इसका, या इस तरह से लिखिए फर्स्ट वर्ड ताकि धोखा ना लगे, फर्स्ट वर्ड। ठीक है ना, फर्स्ट वर्ड ऑफ द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इज कॉल्ड जेनेरिक नेम एंड सेकंड वर्ड इज कॉल्ड स्पेसिफिक एपिथेट, स्पेसिफिक एपिथेट, EPITHET, या स्पीशीज नेम भी बेटा इसको बोलते हैं। ठीक है, सो इट इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, वन इज कॉल्ड जेनेरिक नेम एंड अदर इज कॉल्ड स्पेसिफिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट। ये पहला रूल है बेटा, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, वेरी सिंपल। अब दूसरा बेटा देख लीजिए, दूसरा रूल जो इसका है कि जो जेनेरिक नेम है, दूसरा रूल देख लीजिए बेटा, जो जेनेरिक नेम है, जेनेरिक नेम और जीनस, ठीक है बेटा, या जेनेरिक वर्ड या जेनेरिक नेम, ठीक है, जेनेरिक नेम जो है बेटा it must start with a capital letter, it starts with a capital letter, शाबाश, it starts with a capital letter। हम जेनेरिक नेम को कैसे लिखते हैं? always we must write the generic name, we must start it with a capital letter। और स्पेसिफिक नेम जो है मेरे बेटे, स्पेसिफिक नेम, ठीक, ये आपको पहले भी पता होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, स्पेसिफिक नेम जो है it starts with a small letter, it starts with a small letter। ठीक है बेटा, तो स्पेसिफिक नेम को हम कैसे लिखते हैं? विद अ स्मॉल लेटर स्टार्ट करते हैं। ठीक है बेटा, अब देख लीजिए, मैं इसकी एग्जांपल भी बेटा दूंगा आपको। ठीक, यहाँ पे एक एग्जांपल मैं लिख के रखूंगा, ये आगे भी जरूरत लगेगी, और मैं एग्जांपल भी टेक्स्ट बुक ही बेटा लिखूंगा। मैंगीफेरा, मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका, ये मेरे बेटे बॉटनिकल नेम या साइंटिफिक नेम है। किसका साइंटिफिक नेम है? ये साइंटिफिक नेम है बेटा मैंगो प्लांट का। ठीक है, क्या है नाम? मैंगीफेरा इंडिका। मैंगीफेरा इंडिका में देखिए, एम हमने बेटा कैपिटल लिखा और आई जो है ना ये स्मॉल लिखा।
क्योंकि एम जो है मैंगीफेरा, पहला नेम जो है ना, पहला वर्ड दिस इज जेनेरिक नेम, और इसका पहला लेटर कैपिटल, ये स्पेसिफिक नेम है, इसका पहला लेटर स्मॉल है, सो एम कैपिटल और आई स्मॉल आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास दूसरा रूल हो गया। कितने रूल्स बेटा हो गए? 2 रूल्स हो गए। यूनिवर्सल रूल्स की बात कर रहे हैं पहले, ठीक है, 2 रूल्स बेटा हो गए। अब तीसरा रूल जो है, अगर हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर या साइंटिफिक नेम लिखते हैं, समझ में बेटा आ रही बात, अगर हम साइंटिफिक नेम लिखते हैं एंड इफ दे आर हैंड रिटन, अगर हम हाथ से लिख रहे हैं, जैसे मैंने अभी लिखा ऊपर, ठीक है, अगर हम बेटा इनको हाथ से लिख रहे हैं तो हम क्या करेंगे? दे मस्ट बी अंडरलाइन्ड सेपरेटली, दे मस्ट बी अंडरलाइन्ड सेपरेटली, व्हेन हैंड रिटन दे मस्ट बी अंडरलाइन्ड सेपरेटली, दे मस्ट बी अंडरलाइन्ड सेपरेटली, ठीक है बेटा। सेपरेट अंडरलाइन करने का मतलब क्या है? जेनेरिक नेम को अलग अंडरलाइन करेंगे, स्पेसिफिक नेम को अलग अंडरलाइन करेंगे, एक ही अंडरलाइन नहीं चलेगा, अलग अलग अंडरलाइन करना है, ठीक है बेटा। सो व्हेन हैंड रिटन दे मस्ट बी अंडरलाइन सेपरेटली, ठीक है बेटा। अच्छा, अगर हम हाथ से नहीं लिख रहे हैं, कंप्यूटर पे लिख रहे हैं, टाइपराइटर पे या कहीं और टाइप कर रहे हैं, ठीक है बेटा, सो उस टाइम हम क्या करेंगे? उस टाइम हम इनको अंडरलाइन नहीं करेंगे, ठीक है, हालांकि वहां पे ऑप्शन होती है अंडरलाइन करने की, लेकिन हम उस टाइम अंडरलाइन नहीं करेंगे, हम इनका फॉन्ट बेटा चेंज करेंगे, दे मस्ट बी रिटन इन इटैलिक्स, ठीक है बेटा। अगर ये टाइप हम कर रहे हैं, इफ टाइप्ड, अगर ये टाइप कर रहे हैं बेटा, कंप्यूटर पे टाइप कर रहे हैं, ठीक है ना, देन दे मस्ट बी रिटन इन, दे मस्ट बी रिटन इन इटैलिक्स, दे मस्ट बी रिटन इन इटैलिक्स, ठीक है बेटा। इटैलिक्स वहां पे एक फॉन्ट होता है, ये इटैलिक्स में लिखना या इनको अलग अंडरलाइन करना, ये हम इसलिए करते हैं ताकि ये दूर से दिखे कि ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है, बॉटनिकल नेम है, और ये जो नाम है ये लैटिनाइज्ड है, लैटिन लैंग्वेज का है, ठीक है, इसलिए बेटा हम इसको इटैलिक्स में लिखते हैं या अलग अलग अंडरलाइन करते हैं, ठीक है बेटा। कितने रूल्स हो गए? 3। अच्छा, 4th रूल जो है बेटा, 4th रूल, ठीक है ना, ये यूनिवर्सल रूल का लास्ट है 4th रूल। ये जो हमारे पास बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है, जो हम साइंटिफिक नाम किसी ऑर्गेनिज्म को देते हैं, दे मस्ट बी डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन, दे मस्ट बी डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज, साइंटिफिक नेम्स ऑफ ऑल द ऑर्गेनिज्म्स मस्ट बी डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन। देखिए, या तो हमने ये डिराइव करने कहां से? लैटिन से, या तो फिर इनको लैटिनाइज करना है। ये 2 चीजें बेटा याद रखें, दे मस्ट बी डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन और आर लैटिनाइज्ड, ठीक है बेटा, मैं दोनों समझाऊंगा, लैटिनाइज्ड। अच्छा, क्या है बेटा? या तो हमने इनको लैटिन लैंग्वेज से डिराइव करना है, ठीक है ना बेटा, या फिर इनको लैटिनाइज करना है। लैटिनाइज करने का मतलब क्या होता है, देख लीजिए। मैं बेटा आपको, मैंने पहले भी कुछ लेक्चर्स में शायद कुछ एग्जांपल्स दिए हैं बॉटनिकल प्लांट्स की, बॉटनिकल नेम्स की, ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूं। हमारे पास एक प्लांट है, मैं नाम लिखूंगा बेटा इसका, आप बताएंगे, फिकस बेंगालियंसिस, बेंगालियंसिस, ठीक है बेटा, फिकस बेंगालियंसिस। ये बरगद का पेड़ जो है, फिकस बेंगालियंसिस, ठीक है। अब फिकस बेंगालियंसिस जो है ना, बंगाल जो है ना, ये लैटिन लैंग्वेज का वर्ड नहीं है। यहां मैंगो प्लांट में भी आप देखिए, इंडिया लैटिन लैंग्वेज का वर्ड नहीं है, ठीक है ना, बल्कि हमने इनको क्या किया है? लैटिनाइज किया है। हम ऐसे नाम नहीं रखेंगे मैंगो का, मैंगीफेरा इंडिया ऐसे नहीं रखेंगे, या फिकस बंगाल ऐसे नाम नहीं रखेंगे, बल्कि बंगाल लफ्ज जो है ना, ये लैटिन लैंग्वेज का नहीं है, अलबत्ता इसकी शक्ल ऐसे बनाएंगे कि ये लगे कि ये लैटिनाइज है, लैटिन लैंग्वेज का है। दैट मीन्स कि कुछ सुफिक्स हम इस तरह से ऐड करते हैं वर्ड का, ताकि इसकी शक्ल जो है ना वो लैटिन जैसे दिख रही है, जैसे फिकस बेंगालियंसिस, जैसे मैंगीफेरा इंडिका। चलिए कश्मीर से भी बेटा एक एग्जांपल ले लें, ठीक है ना, अब कश्मीर को क्यों छोड़ दें हम? आइरिस कश्मीरियाना, आइरिस कश्मीरियाना, कश्मीरियाना, ठीक है बेटा, आइरिस कश्मीरियाना, ठीक। आइरिस कश्मीरियाना किसको बोलते हैं? हमारे पास क्या होता है बेटे, कश्मीरी में बताऊंगा, अश्य मरगुजार असन, जहां लोगों को दफन करते हैं कब्रिस्तान में यूजुअली, तो वहां पे होते हैं, वो एक फूल होता है पर्पल कलर का, ठीक है बेटा, तो मजार मुंड तत्वना कश्मीर पे, ठीक, तो उसका नाम क्या है? आइरिस कश्मीरियाना, ठीक है ना। तो कश्मीर अब कौन से लैंग्वेज का लफ्ज है? ये तो कश्मीरी ये वर्ड है ना, लेकिन हमने इसको सफिक्स इस तरह से ऐड किया कि इट सीम्स इट इज अ लैटिन वर्ड। तो ये हो गया, या तो लैटिन डेरिवेटिव होना चाहिए या फिर लैटिनाइज करना है, ठीक है बेटा। तो ये 4 रूल्स जो हैं, दीज आर इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, और ये रूल्स जो हैं, दीज रूल्स आर कॉल्ड यूनिवर्सल रूल्स, दीज आर कॉल्ड यूनिवर्सल रूल्स, ठीक है बेटा। चलिए अब देख लीजिए, इसके अलावा और भी रूल्स हैं हमारे पास, जो लीनियस के बाद आने वाले साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने
मैं इनको अदर रूल्स लिखूंगा, ठीक है बेटा, उन्होंने डेवलप किए, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट रूल्स, ठीक है। अच्छा, इसमें पहला रूल क्या है? पहला रूल ये है कि चलिए हमने तो बॉटनिकल नाम दे दिया किसी प्लांट का, लेकिन जिस ऑथर ने, जिसने इस प्लांट को सबसे पहले बॉटनिकल नाम दे दिया, इसको डिस्क्राइब किया, उसका नाम क्या हम करेंगे? उसका नाम बॉटनिकल नाम के बाद लिखेंगे इन एब्रीवेटेड फॉर्म, ठीक है बेटा। चलिए मैं बेटा समझा रहा हूं ये चीज, ठीक। तो ऑथर का नेम जो है ये स्पीशीज नेम के बाद हम लिखते हैं इन एब्रीवेटेड फॉर्म, ठीक है ना बेटा। चलिए क्या है बेटा? ऑथर का जो नाम है, ऑथर, ठीक है ना। ऑथर हियर मींस जिसने प्लांट को डिस्क्राइब किया हो। यहां पे ऑथर का मतलब ये नहीं कि जिसने कोई बुक लिखी हो, जिसने प्लांट को डिस्क्राइब किया हो और इस पे रिसर्च वगैरह की हो, उसको हम यहां पे टैक्सोनॉमी में बेटा ऑथर ही बोलते हैं, ठीक है। अब ऑथर जो है ना बेटा, ऑथर्स नेम, ऑथर्स नेम जो है ये कब हम बेटा लिखेंगे? आफ्टर द स्पीशीज नेम। ऑथर्स नेम जो है इट इज रिटन आफ्टर द स्पीशीज नेम, आफ्टर द स्पीशीज नेम, ठीक है बेटा, स्पीशीज नेम। स्पीशीज नेम के बाद मेरे बेटे हम क्या लिखते हैं? ऑथर का नाम। और कैसे लिखते हैं? इन एब्रीवेटेड फॉर्म, इन एब्रीवेटेड फॉर्म, पूरा नहीं लिखते हैं, एब्रीवेटेड फॉर्म में लिखते हैं, इन एब्रीवेटेड फॉर्म, ठीक है ना बेटा, एब्रीवेटेड फॉर्म में लिखते हैं, ताकि हमें यह पता चले कि ये स्पीशीज सबसे पहले किसने देखी और डिस्कवर किसने की, डिस्क्राइब किसने किया बेटा इस स्पीशीज को। ये इंफॉर्मेशन कंटेन करने के लिए हम इस तरह से लिखते हैं, जैसे मैंने मैंगो का बताया है। अब इसी को बेटा आगे बढ़ाएंगे, एग्जाम्पल में लिखूंगा मैंगीफेरा, मैंगीफेरा, मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका। ये किस प्लांट का नाम है बेटा? मैंगो का नाम है। और ये प्लांट जो है दिस वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड एंड नेम्ड बाय लिनियस, LINN, लिन हम लिखते हैं एब्रीवेटेड फॉर्म में, और स्पीशीज नेम के बाद हम बेटा ये रखते हैं। तो इस तरह से हम ऑथर का नाम स्पीशीज नेम के बाद, स्पेसिफिक नेम के बाद लिखते हैं इन एब्रीवेटेड फॉर्म। ये भी एक रूल है, समझ में बेटा आ रही बात? चलिए अच्छा, अब देख लीजिए, तो ये क्या मतलब है? लिन का क्या मतलब है? इट मीन्स दैट दिस स्पीशीज हैज बीन डिस्क्राइब्ड बाय लिनियस, ठीक है। अच्छा, अब मसला ये है कि कोई स्पीशीज कभी रिवाइज होती है, कोई स्पीशीज कभी रिवाइज होते हैं। रिवाइज का मतलब क्या होता है मैं थोड़ा सा आगे बताऊंगा। एक ब्यूटीफुल डिस्कशन आगे आपकी टेक्स्ट बुक ने थोड़ा सा किया है, नेक्स्ट लेक्चर में, एक दो लेक्चर्स में शायद उस पर हम आ जाएंगे कि रिविजन ऑफ स्पीशीज या डिलिमिटिंग ए स्पीशीज, स्पीशीज की डिलिमिटेशन क्या होती है। अभी आपने देखा होगा आजकल न्यूज में, यहाँ कश्मीर में है डिलिमिटेशन प्रोसेस, ठीक है ना। इलेक्शन शुरू हो जाएंगे आफ्टर डिलिमिटेशन। डिलिमिटेशन का मतलब क्या है? डिलिमिटेशन का मतलब है कि असेंबली सीट्स जितनी कश्मीर में है और जितनी जम्मू में है, इसको एक बार फिर से रिशेप करने की जरूरत है। समझ में बेटा आ रही बात? ठीक, रिशेप करने की जरूरत क्या है? अगर उनको लग रहा है कि कश्मीर में सीटें ज्यादा हैं, ठीक है ना, तो वो जम्मू में सीटें जो है ना वो और ज्यादा करेंगे, ऐसा बताया जा रहा है, ठीक। या कश्मीर की सीटें कम करेंगे, या जम्मू में इधर उधर फिर से हो जाएगा, ठीक है ना। दैट्स कॉल्ड डिलिमिटेशन, ठीक। इसी को बोलते हैं रिवीजन भी। रिवीजन ऑफ स्पीशीज में क्या करते हैं हम काम? अगर स्पीशीज को किसी जीनस में डाल दिया है, किसी फैमिली में डाल दिया है, और बाद वाले साइंटिस्ट को लग रहा है कि ये स्पीशीज इस फैमिली में नहीं होनी चाहिए थी, ये स्पीशीज इस जीनस में नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि इसका इनके साथ कैरेक्टर्स नहीं मिल रहे हैं, वो इसको वहां से निकालेगा और दूसरे जहां पे वो अच्छे से फिट होते हैं ना वहां पे रखेगा। दैट्स कॉल्ड डिलिमिटेशन ऑफ ए स्पीशीज और रिवीजन ऑफ ए स्पीशीज। अगर कोई स्पीशीज पहले किसी साइंटिस्ट ने डिस्क्राइब की है, समझ में बेटा आ रही है बात, तो उसने नाम भी दे दिया, उस साइंटिस्ट का नाम भी आ गया, लेकिन बाद में कोई साइंटिस्ट आता है उसको रिवाइज करता है उस स्पीशीज को, ठीक। तो उस सूरत में नाम कैसे लिखेंगे बेटा? उस सूरत में नाम कैसे लिखेंगे ये आप याद रखें, मैं आपको बता रहा हूं। जो नया ऑथर होगा जिसने स्पीशीज को रिवाइज किया होगा, उसका नाम जो है पहले ऑथर के बाद आ जाता है। समझ में बेटा आ रही है बात? ठीक। तो इन केस ऑफ रिवीजन ऑफ स्पीशीज, रिवीजन ऑफ स्पीशीज, जब स्पीशीज का क्या करेंगे बेटा? रिवीजन। जो ओल्ड ऑथर होगा, दैट मीन जिसने पहले देखा होगा, ओल्ड ऑथर, ओल्ड ऑथर जो है बेटा इसका नाम क्या करेंगे? इसका नाम, ओल्ड ऑथर का जो नेम है, इट इज केप्ट इन ब्रैकेट्स, इट इज केप्ट इन ब्रैकेट्स। इसको बेटा किस में रखते हैं हम? ब्रैकेट्स में रखते हैं, ठीक है बेटा। मैं यहां पे एक एग्जाम्पल लिखूंगा, इससे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बेटा एक एग्जाम्पल में यहां पे लिखूंगा एल्बिजिया, एल्बिजिया, ठीक है बेटा। ये मैं प्लांट का नाम लिख रहा हूं, ये बेटा आप थोड़ा सा ध्यान दे दे इसमें। एल्बिजिया लेबेक, एल्बिजिया लेबेक, ठीक है, ये प्लांट का नाम है, ठीक। ये लीनियस ने दे दिया था सबसे पहले, तो लिन लिखा, लेकिन लीनियस के बाद ये क्या हो गया? ये रिवाइज हो गई ये स्पीशीज, और इसका रिवीजन किसने किया बेटा? बेंथम ने। हम लिखते हैं बेंथ, ये भी एब्रिवेटेड फॉर्म में।
तो अब देखिए हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है। एल्बिजिया लैबक जो स्पीशीज है पहले किसने डिस्क्राइब की? लीनियस ने। लीनियस से गलती हो गई थी, स्पीशीज को रिवाइज किया। किसने रिवाइज किया? बेंथम ने। तो बेंथम का नाम अब बाद में आ जाएगा। अब लीनियस का नाम ब्रैकेट में रहेगा, पहले नहीं था। जब रिवाइज किया ना तो इसका मतलब है कि कोई और आ गया, उसने रिवाइज किया है, उस वजह से इसका नाम ब्रैकेट में रख लिया। समझ में बेटा आ रही बात? चलिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट रूल है बेटा इसमें। अब लास्ट में इसमें एक दो इंपॉर्टेंट रूल्स हैं बेटा, आप इनको भी आप याद रखें। इंपॉर्टेंट रूल क्या है कि चाहे जेनेरिक नेम हो, एक और रूल बेटा याद रखें, चाहे जेनेरिक नेम हो, जेनेरिक नेम, या मेरे बेटे स्पेसिफिक नेम हो, या क्या हो? स्पेसिफिक नेम। ठीक है बेटा, ये भी अदर रूल्स में है। चाहे जेनेरिक नाम हो या स्पेसिफिक नेम हो, इनके लेटर्स की तादाद कितनी होनी चाहिए? ठीक है ना, दे मस्ट बी फ्रॉम 3 to 12, नॉट लेस देन 3 एंड नॉट मोर देन 12। ठीक है बेटा, ठीक, नॉट लेस देन, नंबर ऑफ लेटर्स मस्ट नॉट लेस देन 3 एंड मोर देन 12। ठीक है बेटा, ये भी याद रखिए, क्योंकि कभी कभी साइंटिस्ट इस तरह से नाम देते थे कि जेनेरिक नेम में करीब करीब 20 से 25 अल्फाबेट्स जो है ना वो जमा करते थे। देन इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस एंड इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर। ठीक है, तो इस चीज को एक लिमिट में लाने के लिए साइंटिस्ट ने बाद में एक नया रूल दे दिया कि कम से कम वर्ड्स जेनेरिक नेम में या स्पेसिफिक नेम में जो लेटर्स है ना, दे मस्ट बी 3 एंड मैक्सिमम दे मस्ट बी 12। ठीक है बेटा, तो कम से कम 3 होने चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 12 होने चाहिए, इससे ज्यादा नहीं और 3 से कम नहीं। ठीक है बेटा। अच्छा, एक और चीज बेटा याद रखें, वो क्या है कि जो नाम है बायनॉमियल नोमेनक्लेचर या साइंटिफिक नेम, ठीक है ना, इसकी स्पेलिंग जो है, स्पेलिंग्स, ठीक है ना बेटा, स्पेलिंग जो है दे आर नॉट चेंज्ड। इसकी स्पेलिंग बेटा चेंज नहीं होती हैं, स्पेलिंग्स चेंज नहीं होती हैं। ठीक, आप स्पेलिंग चेंज नहीं कर पाएंगे इसके। अब इसमें जब लैटिन लैंग्वेज साइंटिस्टों ने इसके लिए सिलेक्ट की और सारे साइंटिस्ट इस पे मुत्तफिक हो गए कि हमें ऑर्गेनिजम्स के नाम देने हैं लैटिन लैंग्वेज में ही, तो इसका फायदा एक ये भी था कि लैटिन लैंग्वेज जो है दैट वाज अ डेड लैंग्वेज। कोई भी नेटिव अब नहीं है पूरे वर्ल्ड में जो लैटिन लैंग्वेज बोल रहा है। ठीक है बेटा, तो ये लैंग्वेज ऑलमोस्ट डेड हो गई थी। ठीक, तो अब जो लैंग्वेज डेड हो गई है, अब इस लैंग्वेज का लिखने वाला कोई नहीं है, पढ़ने वाला कोई नहीं है। जब कोई लिखने वाला ही नहीं है तो इस लैंग्वेज में नए नए वर्ड्स ऐड नहीं होंगे। जब कोई लिखने वाला ही नहीं है, इस लैंग्वेज के जो ऑलरेडी वर्ड्स हमारे पास है उनकी स्पेलिंग चेंज होने वाले भी नहीं है। ठीक है ना, तो इस स्पेलिंग प्रिजर्व रहती है। ठीक है, तो वी कैन नॉट चेंज द स्पेलिंग्स ऑफ द साइंटिफिक नेम्स। ठीक है बेटा, अब लास्ट रूल बेटा देख लीजिए। ठीक है, लास्ट रूल देख लीजिए हमारे पास जो मैं यहाँ पे बेटा इसको लिखूंगा। ठीक है ना, यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिखूंगा, ये उसमें है अदर रूल्स में, आप मुझे यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस है। ठीक, मैं यहीं पे इसको लिखूंगा। लास्ट रूल जो है मेरे बेटे, लास्ट रूल में आप याद रखेंगे कि जब हम किसी ऑर्गेनिज्म के लिए, से फॉर एग्जांपल कोई प्लांट है, 2-4 साइंटिस्ट्स ने इस प्लांट को डिस्क्राइब किया और अपना अपना नाम दे दिया। ठीक है ना, यहाँ जर्मनी में कोई साइंटिस्ट है, उसने प्लांट को देख लिया, नाम दे दिया, डिस्क्राइब किया। कश्मीरी साइंटिस्ट है, नाम देख लिया, डिस्क्राइब किया, सब कुछ दे दिया। ठीक है ना, वहाँ कोई अमेरिका में कोई है, नाम दे दिया, डिस्क्राइब किया, सब कुछ देख लिया। अब किसका नाम वैलिड मानेंगे, ये मसला है ना। अब किसका नाम हम वैलिड मानेंगे? अगर एक स्पीशीज, ठीक है ना, डिफरेंट वर्कर्स, ठीक है, और उसको डिस्क्राइब करते हैं, ठीक, अब किसके नाम को वैलिड माना जाएगा? इसके लिए भी एक रूल है हमारे पास। ठीक है बेटा, तो क्या है, अगर कोई ऑर्गेनिज्म ऐसा है जिसके डिफरेंट नेम्स हों और डिफरेंट वर्कर्स दे दें, ठीक है ना, अब वैलिड नेम्स कौन से बेटा हम मानेंगे? वैलिड नेम्स, याद रखें वैलिड नेम्स। इसमें भी रूल है, प्लांट्स के लिए कौन सा नाम बेटा वैलिड हम मानेंगे? ठीक है ना, विच इज इसको बोलेंगे लॉ ऑफ प्रायोरिटी। पहले आप देखो, मैं बताऊंगा लॉ ऑफ प्रायोरिटी के लिए। प्लांट्स के लिए बेटा आप एक डेट याद रखेंगे, 1/5/1753। ये वो डेट है जब लीनियस की पहली बुक, जिसमें प्लांट्स के लिए नाम दे दिए थे, बुक का नाम क्या था मेरे बेटे? बुक का नाम था स्पीशीज प्लांटेरम। ठीक है ना, तो उस डेट के जो करीब होगा, उससे पहले जितने भी नाम आए हैं ना, दे आर नॉट वैलिड। याद रखें, उससे इस डेट से पहले 1/5/1753, इससे पहले अगर किसी साइंटिस्ट ने किसी प्लांट का नाम दे दिया है, दैट इज नॉट वैलिड, उनकी वैलिडिटी खत्म हो गई, क्योंकि यहां से रूल्स बन गए। अब इसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट किसी प्लांट का नाम दे रहे, किसका वैलिड मानेंगे? जो क्लोज होगा किसको? 1/5/1753 को। से फॉर एग्जांपल किसी साइंटिस्ट ने प्लांट का नाम दे दिया, इसने दे दिया
1753 पे, तो इसका वैलिड मानेंगे। अगर कोई दे रहा है अब 1800 में, तो उसका वैलिड नहीं मानेंगे क्योंकि ये ज़्यादा दूर है। जिसने पहले दे दिया उसी का वैलिड मानेंगे। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ प्रायोरिटी। तो प्लांट्स के लिए डेट क्या बेटा याद रखेंगे, 15/1753, ठीक है बेटा। और इसी तरह से एनिमल्स के लिए वैलिड नाम जो है ना बेटा, हम किसको तस्लीम करेंगे, इसके लिए डेट है 1/8/1758, ठीक है। एनिमल्स के लिए, एनिमल्स के लिए भी बेटा डेट याद रखें। एनिमल्स के लिए डेट क्या है, 1/8/1758, ठीक है बेटा। इस डेट से पहले जो भी एनिमल्स का साइंटिफिक नाम आया है ना, उसको हम वैलिड नहीं मानेंगे। इस डेट के बाद अगर बहुत सारे नाम एक एनिमल के आए हैं, उनमें से वैलिड किसको मानेंगे, विच इज वेरी क्लोज टू 1/8/1758। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ प्रायोरिटी, ठीक है बेटा। दिस वाज ऑल रिगार्डिंग द बायनोमियल नोमेनक्लेचर, ठीक है बेटा। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। हैव ए नाइस डे।